नमः संस्कृताय, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एमपीटेट की या फिर रीट की या फिर किसी भी ऐसी टीचिंग एग्जाम की जिसमें संस्कृत पैडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ आता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसके पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उन सभी वीडियोस के लिंक हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ऊपर आई बटन में दे देंगे, जिनको आप क्लिक करके देख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले से। और चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इस चैनल से मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रश्न संख्या 111 है आपके सामने। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 3.1.4 प्रबोध अनुसारम विद्यालयेषु पठन लेखनम विशेषम अवधानम न आवश्यकम विशेषता। छोटी सी गलती, आपका एक नंबर ले डूबेगी। यहाँ पे क्या लिखा है? न आवश्यकम, मतलब आवश्यक नहीं है। अगर आपने इसको पढ़ लिया आवश्यकम, तो मतलब एक नंबर आपका गया। ऑप्शन है यहाँ पे अन्य विदेशी भाषा सु आंग्ल भाषायाम, मातृभाषायाम, हिंदी भाषायाम। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था आंग्ल भाषा का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं, उनको आप देखिए संस्कृत के। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पठन लेखन यानी विद्यालय के अंतर्गत पठन और लेखन में विशेष अवधान के अंतर्गत कौन सी भाषा आवश्यक नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा मातृभाषा तो आवश्यक होती है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा भी एनसीएफ 2005 का समर्थन करता है, ठीक है। अन्य विदेशी भाषा जो है यहाँ पे ये आवश्यक नहीं होगी। बाकी तीनों भाषाएं आवश्यक होंगी, मातृभाषा भी, अंग्रेजी भाषा भी, हिंदी भाषा भी। अन्य विदेशी भाषा जो है ये आवश्यक नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, वाक् कौशलम संवर्धितुम उत्तमोपायः यानी वाक् कौशल, बोलने का कौशल अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ बेहतर हो। संवर्धितुम का मतलब आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो हम आपको बताते हैं। संवर्धितुम का मतलब है कि संवर्धन करने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए। आप चाहते हैं कि वाक् कौशल में संवर्धन हो, तो सबसे उत्तम उपाय क्या होगा? पहला ऑप्शन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ट्रिक वाला जो कीवर्ड है वो फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वास्तविक जीवन संदर्भ में। हर प्रश्न का उत्तर कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पे वास्तविक जीवन लिखा हो सही ही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही कौशल की, बच्चे को पढ़ाने की बात नहीं की जा रही है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ा दें। इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिहरणम। मतलब वाक् कौशल को अगर अच्छा करना है, ठीक है, वाक् कौशल को अगर अच्छा करना है, सबसे उत्तम उपाय क्या होगा? सर्वथा दोषों का अपहरण किया जाए, मतलब दोषों को पहचाना जाए और उस पर वर्क किया जाए, ठीक है। भाषण वाक् कौशल के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो क्या करता है? दोषों को दूर करता है। मतलब अगर आप बोलने का कौशल अच्छा चाहते हैं तो आप क्या करें? ठीक है, प्रैक्टिस करें। संभाषण मतलब क्या होता है? बोलना, विचारों का आदान प्रदान करना, ही संभाषण कहलाता है। तो आप भाषण देना स्टार्ट करें, जिससे क्या होगा? वाक् कौशल में वृद्धि होगी, वाक् कौशल में संवर्धन होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। बाकी के विकल्प आपको सिर्फ ऐसे ही दिए हैं जिससे आप कंफ्यूज हो। इतिवृत्ताभिलेखनस्य उपयोगा। इतिवृत्त का मतलब होता है कहानी, घटना कोई, ठीक है। घटना और कहानी अभिलेख का उपयोग इससे क्या होगा? शैक्षणिक क्षेत्राणाम प्रशस्त्या यानी शैक्षिक क्षेत्र प्रशस्त होगा। जीवन से अभिवृत्तीनाम मौल्यानाम जीवन कौशलनाम आकलनम छात्राणाम क्रियात्मक आवश्यकतानाम विश्लेषणम भाषिक नैपुण्याकलने सहायम। क्वेश्चन नंबर 113 है आपके सामने, 113वां प्रश्न आपके सामने। तो इतिवृत्त यानी घटना और कहानी लेखन, इसका उपयोग किस में होगा? इतिवृत्त अभिलेखन का उपयोग जीवन की अभिवृत्ति, जीवनस्य अभिवृत्तियां नाम मौल्यानाम। यहाँ पे आपको वैसे भी कीवर्ड मिल रहा है। पहली बात तो ये बड़ा ऑप्शन, दूसरी बात यहाँ पे जीवन से जोड़ करके बात कही जा रही है, जीवन कौशल भी लिखा है। तो इतिवृत्त अभिलेखन का उपयोग जीवन के अभिवृत्ति एवं मौलिक जीवन में कुशलता के आकलन से संबंधित है, ठीक है। आपने देखा होगा पहले जो अभिलेख वगैरह आते थे इतिहास से, अगर आप इसको रिलेट करें, अभिलेख आते थे ना, जो आपने अगर हड़प्पा सभ्यता ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, इसमें आपने पढ़ा होगा कि अभिलेखों में इसका वर्णन मिलता है। वही है इतिवृत्त अभिलेख, घटना और कहानी अभिलेख का प्रयोग इससे क्या होगा? जीवनस्य अभिवृत्तियां नाम यानी जीवन के अभिवृत्ति और मौलिक जीवन में कुशलता के आकलन से संबंधित होता है। ये व्याकरण बोधनस्योत्तम उपायः यानी व्याकरण के ज्ञान के लिए, व्याकरण का बोध करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? सविवेकम व्याकरणांश
अभ्यासस्सुपयोगः अलंकार केंद्रीकरणम व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोगः या फिर व्याकरण सूत्राणाम छात्रः कंठस्थीकरणम। तो व्याकरण क्या ज्ञान कैसे आपको होगा, कंठस्थ करने से हो जाएगा। गलत आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे कि सभी का व्याकरण का सारांश को पढ़ा जाए, ये भी कम होगा, मतलब कम प्रभावशाली ऑप्शन होगा। तो देखिएगा यहाँ पे व्याकरण के ज्ञान के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा उपाय आपको देखना है जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोग। अर्थात व्याकरण के ज्ञान के लिए क्रियात्मक व्याकरण की एकीकृत उपयोग अनिवार्य है। मातृभाषा के लिए क्रियात्मक व्याकरण उपयुक्त होता है, अर्थात छात्र को उस भाषा का प्रारंभिक ज्ञान कराया जाना चाहिए जिससे उसका जो है मतलब भाषा से संबंधित, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का ज्ञान आपको, हिंदी के व्याकरण का ज्ञान हो, है ना, एकीकृत उपयोग में, क्योंकि इसका प्रयोग होता है। व्याकरण को वेद का मुख बताया गया है, वेद का मुख व्याकरण को बताया गया है। यहाँ पे आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। कस्यापि जनस्य विशिष्ट क्षमतानां कौशलानां यथा संगीत विज्ञान औषध इत्यादीनां रचनात्मकताम् अन्वेष्टुं मापयितुं कृता परीक्षाम किम कथ्यते। मतलब किसी भी जनस्य मतलब किसी का भी या किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लोग का कह सकते हैं, विशिष्ट क्षमता नाम कौशलम, विशिष्ट क्षमता कौशल का क्या करना है, आपको टेस्ट लेना है। तो इस प्रकार का टेस्ट क्या कहलाएगा, जिसमें संगीत विज्ञान का भी टेस्ट हो जाए या फिर रचनात्मकता का भी टेस्ट हो जाए, तो इस प्रकार का टेस्ट क्या कहलाया जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड, अचीवमेंट टेस्ट, या फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 115, उस टेस्ट को हम कहते हैं यहाँ पे एप्टीट्यूड यानी अभिव्यक्ति परीक्षण। आंसर मिलेगा इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, आप लोग कमेंट करेंगे अभी। ये हाँ 108, ठीक है, ये छूट गया था, अभी देख लेते हैं। कहा जा रहा है यत् किंचित पाठते सदैव एव अवगम्यतम यतः। यदि किसी पाठ को एक ही तरह से पढ़ाया जाए तो क्या होगा उससे। देखिए, छात्रा भिन्न योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि युक्ता कोऽपि अध्यापक अथवा अधिगंता संस्कृत विषय पूर्णतया न निपुण। मतलब कोई भी अध्यापक या अधिगंतक मतलब अधिगम वाला जो भी है, ठीक है, वो संस्कृत विषय में निपुण नहीं होता पूर्णतया। बिल्कुल सही बात है। अनौपचारिक वार्तालाप समये छात्राः सावधाना भवन्ति, शिक्षकस्य सामाजिक स्तरा आर्थिक स्तरा भिन्ना भवति। यहाँ पे आपसे देखिए जो आंसर दिया गया था, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर करा दीजिए, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर दिया था आयोग ने, वो दिया था आपका पहला ऑप्शन, छात्रा भिन्न योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि युक्ता भवन्ति। क्योंकि छात्र जो है भिन्न भिन्न, ठीक है, आप देखिए क्लास में डिफरेंट बच्चे होते हैं, क्लास में भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहाँ पे यही आंसर दिया गया था कि जो छात्र निरंतर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके पढ़ेगा, ठीक है, तो वह अन्य छात्रों से भिन्न भिन्न योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि से युक्त हो सकता है। ठीक है, किसी पाठ को यदि सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका क्या है, क्या होगा, तो यहाँ पे यही आंसर दिया था। हालांकि पूरी तरीके से हम इस आंसर से संतुष्ट नहीं है, तो एक आधा प्रश्न ऐसा रहेगा, ठीक है, जो आप लगा करके आएंगे और आयोग का आंसर कुछ और रहेगा। तो संस्कृत में अगर आपके 25 से 26 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आप संतुष्ट हो जाएंगे। एक आधा प्रश्न में इतना परेशान ना होइएगा कि एक ही प्रश्न के पीछे आप उलझे रहें। ठीक है, पद द्वयम समस्त पदस्य उदाहरणम तैलकूपम मुद्रक कर्जनम, ये प्रश्न आप देखते ही पहचान जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा भी समास संधि विच्छेद या पढ़ा है। यहाँ पे लिखा है पद द्वयम यानी दो पद समस्त पदस्य उदाहरणम। कौन से दो पद हैं यहाँ पे, रामस्य कृष्णश्च, यहाँ पे कौन सा समास है आप बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ यहाँ पे दो पदों को मिलाकर एक पद या समस्त पद बनाना ही क्या कहलाता है, समस्त पद। जैसे रामश्च कृष्णश्च, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अगर आप इसको एक में मिला दें तो क्या बनेगा। और वैसे भी आप देख पा रहे होंगे इनमें क्या है, ऑब्लिक लगा है और ये बिल्कुल अलग ही ऑप्शन है। तो ये ट्रिक है, आपको पेपर में हेल्प करेगी, ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ मिल जाए जब आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप ऐसी ट्रिक देखिएगा कि कोई अलग से ऑप्शन तो नहीं लिखा है। रामश्च से कृष्णश्च जब आप मिला देंगे तो ये बन जाएगा राम कृष्णो। इसमें त्रेतर द्वंद्व समास है। जब समास में आए हुए दोनों पद अपना प्रधान ना हो, मतलब दोनों ही पद का प्रधान ना हो, ठीक है, सॉरी दोनों ही पद प्रधान हो, क्योंकि यहाँ पे राम और कृष्ण दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान हो
ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व होता है। द्वंद्व समास में ही होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी संस्कृत से, बाकी संस्कृत से हमने कोई पीएचडी नहीं कर रखा है, थोड़ा थोड़ा हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। हमें खुशी होती है आप सभी के कमेंट को देख करके, तो थोड़ा काम हो जाता है। बाकी अगर कोई कहीं पे अगर उच्चारण में दोष आ रहा हो या कोई कमी आ रही हो आंसर में, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं, हम उसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। वक्ता 1, यहाँ पे 2 वक्ता दिए हैं। पहला वक्ता है तव माताम ग्रहम इदानी पर्यंतम आगतवती व, दूसरा वक्ता है आम। पूछा जा रहा है भाषण श्रवण कौशले अत्रकस्य दोषः, क्या दोष है किस वक्ता में? प्रथम में है, प्रथम वक्ता मतलब पहले वाले में, द्वितीय वक्ता मतलब द्वितीय वाले में, द्वौ मतलब दोनों में, या फिर न कश्या मतलब कोई में भी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की के हिसाब से यहाँ पे पहले वक्ता में दोष है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे ग्रामेटिकल कुछ एरर है, ठीक है, विभक्ति वचन इनकी कुछ एरर है जो कि हमें जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इसका आंसर आप यही रखिएगा, प्रथम वक्ता। अगर हमें इसकी जानकारी कहीं पे मिलेगी या इसको हम पढ़ेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर यही होगा, वक्ता 1 तव माता ग्रहम, इसमें जो है दोष है कोई, आंसर मिलेगा पहला ऑप्शन। और आम मतलब होता है, तो इसमें तो कोई दोष है नहीं, ठीक है। इसमें सिंपल सा एक शब्द लिखा है, इसमें कोई दोष नहीं। वक्ता 1 में क्या दोष है, इसके लिए हमें किसी संस्कृत के टीचर से डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी हम आपको बता पाएंगे। ये हमारी कमजोरी है, ठीक है, जो हम आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पा रहे अच्छे तरीके से। फिलहाल के लिए आंसर इसका यही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये हो ही चुके हैं क्वेश्चंस, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये देखिए, निम्नलिखितान लेखन कौशलस्य सोपानाम सन्ति अत्र किम सोपनम लुप्तम अस्ति, यानी यहाँ पे लेखन कौशल के कुछ सोपान लिखे हैं, एक पद जो है इसमें नहीं लिखा गया है, लुप्त है, वो आपको बताना है कौन सा पद होगा। तो इसके लिए आपको लेखन कौशल के सोपान पढ़ने होंगे। यहाँ पे जो एक पद कम है वो है वर्गीकरण, संकलन, रूपरेखा, संपादनम, पुनरावृत्ति, और लास्ट में होना चाहिए था यहाँ पे वर्गीकरणम, जो कि यहाँ पे लुप्त है, नहीं लिखा गया है, ठीक है, वर्गीकरण और पुनरावृत्ति। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 117 देखिए, निम्नलिखितेषु प्रभावी भाषा शिक्षकस्य भूमिका दृष्टया किम श्रेष्ठम, निम्नलिखित में से प्रभावी भाषा शिक्षक की भूमिका क्या होगी, श्रेष्ठ भूमिका क्या करेगा वो, जो सबसे अच्छा होगा। व्यवस्थित शिक्षण अधिगमनम प्रक्रियार्थम अनुशासित भूमिका, यानी व्यवस्थित शिक्षण हो और अधिगम प्रक्रिया में अनुशासित भूमिका हो। लक्ष्य भाषायाम प्रभावी प्रयोगार्थम शिक्षार्थ भी है, सहायक रूपेण प्रचुरावसर प्रदान, मतलब प्रचुर अवसर बच्चों को मिले लक्ष्य भाषा के प्रभावी प्रयोग के लिए। शिक्षक सहायक रूपेण मतलब शिक्षक सहायता करेगा और बच्चों को मौका मिलेगा। तो आप पहचान ही गए होंगे यहाँ पे आंसर, जैसे ही आपने देखा होगा अवसर प्रदानम, और यही इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे पूछ क्या रहा था, सबसे अच्छा भूमिका क्या होगी टीचर की, प्रभावी भाषा शिक्षक की। तो आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रभावी भाषा शिक्षक की दृष्टि से वही श्रेष्ठ है जो लक्षित भाषा के प्रभावी प्रयोग के लिए शिक्षार्थियों के सहायक रूप में पर्याप्त अवसर प्रदान करे। मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों को जो सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करे। या आपने बाल विकास, हिंदी, अदर सब्जेक्ट की भी पेडागोजी में देखा होगा, अवसर शब्द जो होता है अपने आप में पॉजिटिव होता है। बाकी में कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रत्यादर्श रूपस्य ज्ञानस्य उद्यम, यहाँ पे भी बच्चे को अवसर नहीं मिल रहा, यहाँ पे व्याख्या की बात कही जा रही, तो ये कमजोर हो गया। आंसर यही है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवसर मिले। स्वाधिगमनस्य कृते छात्रोत्तर दायित्व संदर्भे निम्नलिखितेषु किम असमीचीनम। बहुत बार हमने आपको बता रखा है कि समीचीन का मतलब होता है उपयुक्त, असमीचीन का मतलब होता है उपयुक्त नहीं है या अनुपयुक्त। पूछा जा रहा है स्वाधिगम कृते छात्रों दायित्व संदर्भे, कौन सा विकल्प स्वाधिगम के संदर्भ में सही नहीं है, उचित नहीं है। स्वाधिगम संबंधी कार्य में छात्रों के संबंध में कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है। अब देखिए, अगर यहाँ पे अधिकाधिक प्रश्नानुत प्रष्टुम छात्र एवं प्रोत्साहन, मतलब अधिक से अधिक छात्रों से प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बिल्कुल सही है, ये तो उचित है, ठीक है। सृजनात्मक वाला वाक्य वैसे भी सही होता है। सृजनात्मकम अभिव्यक्तम प्रविध एकीकरण, मतलब बच्चों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एकीकरण किया जाए, मौका दिया जाए, ये भी सही है। छात्राणाम भाषा कौशलम संशोधनार्थम अधिकाधिक गृह कार्यम प्रयोजन कार्यम, मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गृह कार्य दिया जाए। और यहाँ पे भी ऑप्शन लिखा है प्रोत्साहन, तो ये तीनों तो हो गए सही, पॉजिटिव हो गए। ये हो गया निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गृह कार्य देने की बात कही गई है, जो कि हो गया गलत, और यही आपसे पूछा जा रहा था असमीनम। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। छात्र केंद्रित शिक्षा कक्षाया स्वरूपम किम, छात्र केंद्रित शिक्षा कक्षा का स्वरूप कैसा होगा। कठोर अनुशासनम, स्थिरोप
प्रवेशन व्यवस्था, क्रियाकलाप वैविध्यम या फिर सिद्ध मापनाएं नियुक्त परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने। तो बेहतर ऑप्शन क्या होगा छात्र केंद्रित शिक्षा में, जहाँ पे क्रियाकलाप, विविध प्रकार की क्रियाकलाप कराई जाए। ठीक है, प्रायः छात्रों में कार्यकौशल की विविधता पाई जाती है। अगर उनको अच्छा से अच्छा मौका दिया जाए तो और अपनी एक्टिविटी के द्वारा और अच्छा वो सीख पाएंगे। विचारों की पृथकता के कारण छात्रों में विभिन्न प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, पठन कौशलम छात्रैः तदा ग्राह्यते यदा। क्वेश्चन नंबर 120, उच्चय पठ्यते, प्रकर्षेण कठिना परीक्षा क्रियते, अर्थग्रह पुरस्परम पठ्यते या फिर संवेगम पठनम क्रियते। पठन कौशल कब सार्थक होगा? पठन कौशल छात्रे तथा ग्राह्यते कृता, कब संपूर्ण मतलब कब सफल होगा पठन कौशल? जब अर्थ के अनुसार, अर्थ ग्रहण के अनुसार पढ़ा जाए किसी चीज़ को। यानी हम ये कह सकते हैं जब किसी कथ्य का भाव होता है तो उसके पठन में भावगत अभिव्यक्ति निर्देशित होती है। पठन कौशल छात्रों द्वारा तभी सार्थक होगा जब इसका अर्थ ग्रहण करके पढ़ा जाए। किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ भी निकाल रहे हो तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे पार्ट, इसके पहले के जो वीडियोस पार्ट अपलोड हुए हैं, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 1 का ट्रिकी वीडियो यहाँ पे दिख रहा है, उसको आप क्लिक करके देखें। पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है उसका भी हमने वीडियो बना रखा है, एक बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक करें। नमा संस्कृताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।